आदाब, नमस्कार। न्यूज़ 18 के प्रोग्राम सेहत आपकी में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं आपका मेज़बान समीर भट्ट। श्रोताओं, जिस तरह से आपको पता है, सेहत आपकी एक ऐसा प्रोग्राम है, एक हेल्थ रिलेटेड ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम हर हफ्ते एक नए डॉक्टर से आपकी मुलाकात करवाते हैं। इस डॉक्टर के ज़रिए हमें बहुत सारी मालूमात हासिल होती है, इंफॉर्मेशन हासिल होती हैं। जिस प्रॉब्लम या जिस डिजीज़ के वो माहिर डॉक्टर हैं उसके रिलेटेड वो अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, गाइडेंस देते हैं, टिप्स देते हैं, किस तरह से उस बीमारी को रोका जा सकता है, क्या प्रिकॉशंस देने पड़ेंगे, पेशेंट को किस तरह से ट्रीट, कब और कब दवा लेनी पड़ेगी, किस तरह से दवा लेनी पड़ेगी, कब तक लेनी पड़ेगी, रीजन बताते हैं, वजूहत बताते हैं कि आखिर ये बीमारियां क्यों फैलती है। इस पर हमें बहुत अच्छा रिस्पांस भी श्रोताओं का मिलता है और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अच्छे डॉक्टर हैं, जो माहिर डॉक्टर हैं, चाहे वो डेंटल फील्ड में हैं, चाहे वो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं या जितने भी हैं, उनको सभी को हम अपने स्टूडियो में बुलाते हैं। और इसी कड़ी में आज हमने दावत दी है अपने स्टूडियो में डॉक्टर राकेश राणा को। ये पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट हैं और बड़े मारूफ हैं और अपने काम में तकरीबन 22 साल का इनका तजुर्बा है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पहले तो वेलकम है कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और आप हमारे स्टूडियो में आए, क्योंकि डेंटिस्ट हैं आप और डेंटल रिलेटेड इश्यूज पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जानना चाहूँगा, हम सवालों को बारी बारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले जानना चाहूँगा, ब्रीफ में बताएं कि आखिर डेंटल रिलेटेड इश्यूज जो हैं, बीमारियाँ हमने देखा बहुत तेज़ी से फैल रही हैं और आम लोग जो हैं, खासकर बच्चे भी हो, बूढ़े हों, नौजवान हो, फीमेल्स हो, लगातार इसमें मुलविस हो रहे हैं। डेंटल की कोई किसी को प्रॉब्लम एक तरह से दूसरे, ये क्यों हो रहा है? डेंटल डिजीजेज जो है बेसिकली क्या है कि अवेयरनेस बढ़ी हुई है लोगों की। पुराने लोगों में एवेन्यूज़ नहीं थे, अस्पताल इतने नहीं थे, डेंटल स्पेशलिस्ट इतने नहीं थे, तो उतने लोग अवेयर भी नहीं थे डेंटल प्रॉब्लम्स के रिलेटेड। लोगों के पास ऑप्शन यही होता था कि दांत निकालना एक ऑप्शन था। उन दिनों दर्द होती थी, केमिस्ट के पास जाते थे दर्द की दवाई, या कोई गांव में कोई डॉक्टर होता था जो अपना दवाई वाला होता था, वो दवाई देता था, वो उनके पास चले जाते थे। चूंकि टोटल ग्लोबल सिनेरियो चेंज हो गया है, अवेयरनेस लोगों में, अब सोशल मीडिया हो गया, हमारे लेवल पे आपको अवेयरनेस है, तो आप अवेयर हो, उसके अवेयरनेस के कारण आप एसेसिबल हो डॉक्टर्स के पास। आप डॉक्टर डेंटिस्ट के पास हर एक जगह आप देखेंगे, गाँवों में भी अब डेंटिस्ट पहुँच गए, हर एक क्षेत्र में डेंटिस्ट पहुँच गए। बिकॉज ऑफ दैट अवेयरनेस लोगों को डेंटल रिलेटेड चीज़ों के बारे में पता है। चूंकि जैसे आप डिजीजेस भी अब इंक्रीज हो रही, डिजीजेस जैसे दांत का कीड़ा लगना, डेंटल कीरी जिसको हम कहते थे, मुसड़ों की प्रॉब्लम है, अपना ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम है, जैसे दांत का टेढ़े मेढ़े होना है। तो पहले लोग इस पे इतना ध्यान देते नहीं थे। अब चूंकि अवेयरनेस बढ़ गई है, अब बच्चे की माँ हमारे को, अभी बच्चा थोड़े से दांत टेढ़े मेढ़े होने शुरू होते हैं, अभी पूरे शेड भी नहीं होते, दांत टूटे भी नहीं होते थे, हमारे पास पेशेंट आना शुरू हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब इनके दांत टेढ़े मेढ़े हो गए। बिकॉज ऑफ दैट अवेयरनेस वो आपके पास विजिट करते हैं। तो अवेयरनेस इज वन ऑफ द रीजन बिकॉज ऑफ विच पेशेंट हमारे पास विजिट करते हैं। डेंटल इश्यूज, खान पान जो चेंज हो गया है, डाइटरी हैबिट्स जो हमारी चेंज हो गई है। जैसे पुराने लोग गाजर खाते थे, अपना गन्ना ले लिया वो चूसते थे, कोर्स फूड होता था। आजकल जंक जो हमारे अंदर, जो हमारे खाने में इंट्रोड्यूस हो गया है, जो मोमोज है, बर्गर है, चिप्स है, पिज़्ज़ा है, चॉकलेट्स हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड दे आर स्टिकी फूड्स। उसके कारण क्या होता है, जो स्टिकी फूड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट होता है, उसके कारण क्या होता है कि ये कैरियोजेनिक फूड होता है, मतलब कीड़ा लगने की जो क्षमता होती है इस खाने के वजह से ज़्यादा होता है। उसके कारण जब अपना कैरीज लगी दांत में, उसके कारण अपना दांत में दर्द हो सकता, सेंसिटिविटी हो सकती है, बाद में दर्द होता है, एंड पेशेंट उसके कारण हमारे पास विजिट करते हैं। पेरोडोंटल प्रॉब्लम, मसूड़ों की भी प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ खाना अपना अगर आपने प्रॉपरली क्लीन नहीं किया उस एरिया में हो सकता है। दीज आर द वेरियस इशू। हम जी, बैड ब्रीथ होता है, ये क्या होता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है? एक लोकल कॉजेज होते हैं, एक सिस्टमिक कॉज, मतलब हमारे जो मुंह के अंदर जो कॉज होते हैं, ठीक है, तो इसको हम हेलिटोसिस कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, बैड ब्रेथ को। तो लोकल कॉज होता है, जैसे हम कैविटी कहीं पे हो गई, कीड़ा लग गया, वहां पर खाना फंस गया, बिकॉज ऑफ खाना फंसने के कारण वहां पर कंटेमिनेट हो जाएगा, आपके मुंह से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। अगर हमने प्रॉपर ब्रशिंग नहीं की,
मतलब हम जो हमारे मुंह के अंदर काफ़ी जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो वो जरासीम एकदम आहिस्ता 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 बिल्डअप हो जाते हैं मसूड़ों के ऊपर भी, दांतों के ऊपर भी। अगर हमको उनको प्रॉपरली क्लीन नहीं किया, मतलब अगर हमने अच्छा एक ब्रशिंग हैबिट नहीं अपना इख्तियार किया, तो हम उसको प्रॉपरली साफ नहीं कर पाएंगे, उसके कारण बैड ब्रेथ हो सकता है। अगर उसको हम साफ नहीं करते, प्लाक को वो कैलकुलस फॉर्मेशन टाटा बना लेता है, उसके कारण बैड ब्रेथ हो सकती है। अगर केरीज जो हमारा जो कीड़ा लग गया, अगर वो नीचे तक चला गया और पल्पल इन्वॉल्वमेंट हो गई और हमारा मसूड़े से अगर कई बार साइनस ट्रैक्ट बन जाता है जहां से पस बाहर निकलना शुरू हो जाता है, बैड ब्रेथ उसके कारण। कई लोग जिनको डेंटल अप्लायंसेस लगे हैं, जो डेंचर लगाते हैं या फिक्स डेंचर लगते हैं, उनमें खाना फाना फंस जाता है, उसके कारण भी बैड ब्रेथ होती है। उसके अलावा जो आपकी जीभ है, जो टंग की कोटिंग है, उसके ऊपर बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो जाती है, अगर हम उसको क्लीन नहीं कर पाते हैं, उसके कारण भी बैड ब्रेथ होती है। बैड ब्रेथ उसके अलावा अल्सरेशंस अगर हमारे मुंह के अंदर हुई, उसके कारण बैड ब्रेथ होती है। उसके अलावा हम सिस्टमिक कॉज होता है, कई पेशेंट्स में अपना एट्रोपिक राइनाइटिस है, क्रॉनिक साइनोसाइटिस के पेशेंट आते हैं, इवन जीआरडी के जिनको एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम है, उनके केसेस में भी हमारे को बैड ब्रेथ पेशेंट को लगती है। उसके अलावा लंग एब्सेसिस के केस है, वहाँ पर भी होती है। किडनी डिजीज कहाँ पर यूरिमिक ब्रेथ उन पेशेंट्स में आती है। कई पेशेंट डायबिटिक जो अपना अनकंट्रोल डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं, वो हमारे पास आते हैं, तो उनको कीटो एसिडोटिक ब्रेथ, उनको कीटोन बॉडीज ब्लड में आती है, तो उसके कारण वो फिर हमका वो जो पेशेंट है उनको उनकी ब्रेथ में वो स्वीट ऑर्डर की जो हमारी ब्रेथ है वो होती है। दीज आर द सिस्टमिक और लोकल कॉजेज हमारे बैड ब्रेथ। ड्राई सॉकेट का कॉन्सेप्ट क्या है? ये ड्राई सॉकेट क्या होता है? देखिए, ड्राई सॉकेट बेसिकली क्या है कि जो भी लोग, कई बार हम दांत निकालते हैं, दांत निकालने के समय रूटीनली क्या होता है, जब हम दांत निकाल गए वहाँ एक सॉकेट बन जाता है। जो सॉकेट होता है, सॉकेट के अंदर क्लॉट बन जाता है, वही क्लॉट ऑर्गेनाइज हो जाता है और वहाँ पर हड्डी बन जाती है और ऊपर से हमारा मसूड़ा उसके ऊपर आ जाता है। कई पेशेंट्स में क्या होता है कि ये जो क्लॉट वहाँ फॉर्म हो जाता है, ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है और जो नीचे वाली वहाँ हड्डी होती है वो उसकी इन्फ्लेमेशन होती है। ड्राई सॉकेट को हम लोकलाइज एल्वियोलर ऑस्टियाइटिस भी कहते हैं। अच्छा। तो उसमें क्या होता है कि इसमें बैक्टीरिया भी एक, कई साइंटिस्ट बोलते हैं कि एक टी डेंटिकुला एक बैक्टीरिया होता है जो इसके साथ एसोसिएटेड है। पेशेंट हमारे पास जब आता है दांत निकालने के बाद 2 से 3 दिन के बाद उसको पेन होनी, हिस्ट्री से हमें पता चल जाता है कि उसको अपना 2 से 3 दिन के बाद अगर पेन उसके पास दांत निकालने के बाद हुई, इट कैन बी ए ड्राई सॉकेट। उसमें हड्डी वहाँ सूज जाती है। पेशेंट अगर हमारे पास आता है, उसको हम साफ करते हैं उस एरिया को, उसके बाद एक सीडेटिव ड्रेसिंग दे देते हैं ताकि उसको पेन ना हो। कई लोग इस केस में जब आते हैं एंटीबायोटिक काफी देर तक कंटिन्यू कर देते हैं, पेन किलर्स कंटिन्यू। आई एडवाइज देम, इनको इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक लेने की आवश्यकता नहीं, दे शुड विजिट देयर डेंटिस्ट जिससे भी उन्होंने अपना दांत निकाला हो, ताकि वो उसको देखें और उसको असर्टेन करे कि ये ड्राई सॉकेट ही है। ये माउथ अल्सर एक कॉमन चीज हम देखते हैं, ये माउथ अल्सर बेसिकली क्या है और उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? देखिए, अल्सर बेसिकली क्या होता है, एनी ब्रीच इन द कंटिन्यूटी ऑफ एपिथेलियम, मतलब मुंह के अंदर जो हमारा एपिथेलियम होता है, जो कवरिंग होती है, अगर वो कहीं भी कट गया, ठीक है, वो एक अल्सरेशन फॉर्म करता है। वो गाल के ऊपर भी हो सकता है, वो जीभ के ऊपर हो सकता है, वो तालू के ऊपर भी हो सकता है, वो मसूड़े के ऊपर भी हो सकता है, वो कहीं पर भी जो मुंह के अंदर हो सकता है। अल्सरेशन कई प्रकार की हो सकती है। एफ्थस अल्सरेशन होती हैं, उसको एफ्थस माइनर कहते हैं, एफ्थस मेजर हो सकती है, ट्रोमेटिक अल्सरेशन हो सकती है। ट्रोमेटिक अल्सरेशन होता है, कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, मेरे को जी जीभ में जख्म लग रहा है, उसमें जख्म पूरा इतना बड़ा जख्म हो जाता है, उन बेचारों को पता नहीं होती है, वो दर्द के मारे अपना दवाइयाँ घर पे ही ले लेते हैं, वो हील नहीं होता है। दैट ट्रोमा कैन बी बिकॉज अगर कई बार जो दांत टूट गया, उसमें शार्प एज होता है, वहां पर वो कंटिन्यूसली रगड़ा, वहां जीव के साथ रगड़ता है, अल्टीमेटली इट क्रिएट्स होल इन दैट एरिया, एक अल्सरेशन फॉर्म कर लेता है। तो इट डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो देख लेगा कि उसका कॉज क्या है उस अल्सर का, तो उसको ठीक कर सकते हैं। एफ्थस अल्सर की जैसे मैंने बात की, वो स्ट्रेस के रिलेटेड भी हो सकता है, एंग्जाइटी के रिलेटेड हो सकता है, फीवर के बाद भी कई पेशेंट्स में आता है, अपना मल्टीपल जो विटामिन डेफिशिएंसीज के कारण हमारे पास अल्सरेशन होती है। तो इट इज टू बी असर्टेन बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन। कई बार हार्मोनल चेंजेस के कारण भी अपना होता है। कई पेशेंट में ट्यूबरकुलोस अल्सरेशन होती है, अपना ट्यूबरकुलोसिस के कारण भी अपना अल्सरेशन मुंह के अंदर हो सकती है। इट इज टू बी असर्टेन अगर वो क्यों है वहां पर। उसके अलावा अपना कैंसर के कारण
कारण भी कहीं अल्सर वहाँ फॉर्म हो सकता है, फंगेटिंग ग्रोथ हो सकती है, वहाँ पर अल्सरेशन हो सकती है कई बार। इसीलिए अगर कोई भी अल्सर मुंह के अंदर होता है, हर एक पेशेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि अगर वो हील नहीं हो रहा है, उन बेस्ट है कि आप अपने डेंटिस्ट के पास विजिट कर लीजिए, वो देख लेंगे कि किस कारणवश वो अल्सरेशन वहाँ पर है, वो उसी हिसाब से उसको ट्रीट कर लेंगे। ये डेंटल केरीज क्या होती है, इस पर थोड़ा रोशनी। बेसिकली डेंटल केरीज आम भाषा में दांतों को कीड़ा जो हम कहते हैं, कीड़ा लग जाता है। आम लोगों को पता है कि ये दांतों का जो कीड़ा है ये कोई मोबाइल चीज है, मतलब जो हिलने डुलने वाली चीज है, ये ऐसी कोई चीज नहीं है। डेंटल केरीज बेसिकली डी मिनरल, हमारा जो दांत का जो स्ट्रक्चर है ये एक अपना मिनरल और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंटेंट की चीज बनी हुई है। एनेबल होता है, डेंटिन होता है, उसके बाद नीचे वाला सीमेंटम होता है रूट में। अब जो मुंह के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ जरासीम होते हैं जो केरीज कॉज करते हैं, जो ये कीड़ा बनाते हैं, वो कीड़ा बेसिकली वही बैक्टीरिया है जो इस दांत को खाता है। खाता कैसे है? जो भी हम खाना खाते हैं वो इन क्रेविसेस में फंस जाता है। वो बैक्टीरिया उस खाने को खा के एसिड प्रोड्यूस करता है, तेजाब बनाता है। तेजाब इस दांत को आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करता है। इनिशियली वो व्हाइट स्पॉट बनता है, अगर हमने उस समय भी उसका ध्यान नहीं दिया तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो अपना ब्राउनिश डिस्कलरेशन, ब्लैक डिस्कलरेशन वहां पर हो जाती है। इनेमल के बाद डेंटिन तक पहुंच जाता है। जी हुई इनेमल से डेंटल तक पहुंच गया, इनेमल केरीज से डेंटल केरीज तक पहुंच गया, पेशेंट को सेंसिटिविटी होना शुरू हो जाती है। पेशेंट हमारे पास तब आता है जब उसको कहीं पे खाना फंस जाता है, वो इरिटेट कर रहा हो, या उसको सेंसिटिविटी होनी शुरू हो जाती है तब, या पेन होनी शुरू हो जाती है। तो आम इंसान की भाषा में ये कोई कीड़ा नहीं, क्योंकि गाँव में मैंने कई पेशेंट देखे हैं, उन्होंने जो हम वहाँ झोला छाप डॉक्टर गाँव में आते हैं, वो वहाँ से उनको दिखाते हैं हमने जी कीड़ा मुंह से निकाला। ऐसा कोई कीड़ा वीड़ा होता नहीं है। ये एक सिंपल डीमिनरलाइजेशन और डिस्ट्रक्शन होती है दांत की थ्रू द मीडियम ऑफ बैक्टीरिया जो एसिड प्रोड्यूस करता है, ये डेंटिन केरीज। डॉक्टर साहब ओके सर, अच्छी चर्चा चल रही है, क्योंकि हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जो डेंटल रिलेटेड इश्यूज हैं उसमें कुछ और डिजीज के बारे में आपसे मालूमात हासिल करेंगे, और किस तरह से इस पे एहतियात बरतनी है उस पर भी आपसे तफसीलात में बात करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, डॉक्टर साहब के पास दोबारा ब्रेक के बाद वापस लौट के आते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है, खैर मकदम है। मेरे साथ बराबर जुड़े हुए हैं डॉक्टर राकेश रैना, मारूफ डेंटिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, हम आगे प्रोग्राम को लेते हैं। जो ये गम ब्लीडिंग होती है, ये क्या होता है और इससे कितना इफेक्ट पड़ जाता है और इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, गम ब्लीडिंग जैसे आपने खुद ही कहा, मुसूड़ों से खून आना। हाँ। हमारे जो मुसूड़े हैं, जब भी कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश होती है, सोजिश के कारण क्या होता है, उस एरिया में ब्लड सप्लाई ज्यादा आती है। ब्लड सप्लाई उस एरिया में, इन्फ्लेमेशन के कार्डिनल्स हैं वहां पर, उस एरिया में वेजोडाइलेटेशन हो जाती है। वो क्यों होती है? हमारे मुंह के अंदर जरासीम है, जो जरासीम अगर हम क्लीन नहीं उसको प्रॉपरली करते हैं, क्लीन जब नहीं करेंगे, ये हमारे मुसूड़े सूज जाते हैं। मुसूड़े सूजने के कारण क्या होता है, जब कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हम जी सवेरे उठे, हमारे मुंह के अंदर क्लॉट्स जैसे थे, तो उनका बिकॉज ऑफ जिंजिवल इन्फ्लेमेशन को जिंजिवाइटिस कहते हैं, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स। अब सिर्फ ब्लीडिंग इसके कारण नहीं हो सकती, ब्लीडिंग और कुछ रीजंस भी है जिसके कारण ब्लीडिंग हो सकती है। आजकल लोग काफी ब्लड थिनर्स पे हैं, जो पेशेंट्स हैं उनको, कार्डियक पेशेंट्स जो होते हैं अपना, उनको मोस्टली हम अपना एस्प्रिन पे डाल या क्लोपिग्रिल पे डाल दिया, उनके केस में भी ब्लीडिंग हो सकती है। उसके अलावा कुछ डिजीजेज हैं जिसके कारण ब्लीडिंग गम से हो सकती है, जैसे हीमोफिलिया एक डिजीज है, अपना आईटीपीआई, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरिया, जहां पर हमारे प्लेटलेट, जो हमारी शरीर है, ऑटोइम्यून डिजीज है जहां पर प्लेटलेट के खिलाफ हमारा शरीर लड़ाई करता है और हमारे प्लेटलेट काउंट कम, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है, तो अपना प्लेटलेट कम हो जाता है, उसके कारण भी ब्लीडिंग हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जिंजिवाइटिस बैक्टीरियल ऑरिजिन के कारण होता है, जो हम क्लीननेस नहीं रखते हैं, या अगर कहीं ट्रोमेटिक ब्रशिंग करते हैं, कोई लोग जोर से ब्रशिंग करते हैं, वो भी ठीक नहीं, उसके कारण भी मुसूड़े में इन्फ्लेमेशन हो सकती है और उसके ट्रॉमा के कारण भी ब्लीड कर सकता है। कई बार ब्रश करते हैं रात को लोग, उनके इतने दांत घिस गए होते हैं, उसके कारण भी ब्लीडिंग हो सकती है। उसके अलावा भी मुंह में ब्लीडिंग हो सकती है कि कई बार दांत इतना खराब हो गया होता है तो उसमें पल्प बाहर निकल जाता है। क्रॉनिक ओपन पल्पाइटिस के केस में भी वहाँ उसको अगर ट्रिगर कर जाता है, उसके कारण भी ब्लीड होता है। मैं ये चाहता हूं आपके माध्यम से लोगों को, कभी भी अगर ऐसा केस हो, दे शुड विजिट ए डेंटिस्ट
फर्स्ट एक बार वो आ जाए डेंटिस्ट के, वो देखेंगे कि मुंह में जो ब्लीडिंग का ओरिजिन वहां पर तो नहीं है, अगर वहां पर है वो उसको ठीक कर सकते हैं, तो ताकि उनका पैसा भी बच जाए और स्ट्रेस लेवल भी उनका कम हो जाए। डॉक्टर साहब, डेंटल स्ट्रेन क्या होता है, ये क्या कॉन्सेप्ट? देखिए, स्टेन्स है दाग। जी। दाग दांत के ऊपर भी हो सकता है, दांत के अंदर भी हो सकता है। हम क्लासिफाई करते हैं डेंटल स्टेन्स को बेसिकली दो में, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में सतह के ऊपर, और जो दांत के अंदर है इंट्रिंसिक इसको कहते हैं। सतह के ऊपर हम इतना खाना खाते हैं, कॉफी, चाय, अपना क्या कहते हैं तंबाकू के प्रोडक्ट्स जो लेते हैं, उसके जब बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में ये लेते हैं, ये सतह के ऊपर अपना आ जाते हैं दांत के ऊपर और स्टेनिंग शुरू कर देते हैं। उसके अलावा अगर कई लोग बहुत ज़्यादा माउथ वॉश क्लोरहेक्सिडिन के हमारे उसके कारण, अगर हमने एक्सेसिवली यूज़ वो किया, उसके कारण भी स्टेन्स हो जाती हैं। अपना दवाइयों के कारण भी हम अगर आयरन काफ़ी देर लेते हैं, उनमें आयरन स्टेन्स हो जाती हैं पेशेंट्स में। डॉक्टर साहब, टेढ़े मेढ़े जो दांत होते हैं वो बड़ा इंसान मेंटेन नहीं कर पाता, ब्रशिंग किस तरह से करनी है, इसको मेंटेन किस तरह से करना है, तो ये क्या कोई पैनिक चीज है टेढ़े मेढ़े दांत? और अगर दांत किसी के टेढ़े मेढ़े तो किस तरह से उसको मेंटेन किया जा सकता है? बेसिकली क्या है कि टेढ़े मेढ़े दांत, अगर हमारी जगह कम है और लोग ज्यादा है, वो एक हैफेजर्ड मैनर में वहां पर होंगे। अगर इसको हम कहते हैं कि हड्डी और दांत का जो मिसमैच है, टूथ साइज एंड जो हमारा बोन का एरिया जितना हमारे पास है, बोन मास जितना है, अगर उसमें डिसप्रोपोर्शनेशन है, मतलब वो प्रॉपर उतना दांत हमारे साइज ज्यादा है, हड्डी कम है, तो ये टेढ़े मेढ़े होना शुरू हो जाते हैं। ध्यान हमें देने की आवश्यकता है बहुत पहले से। जिस समय एक बच्चे के दांत आते हैं मुंह में, जी जी। तो हम रूटीन में क्या कहते हैं, ये दूध वाले दांत हैं, अगर निकल गए कोई बात नहीं, खराब होगी कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएंगे। मगर ये एक गलत कंसेप्ट है। अगर वैसा ही होता भाई, प्रभु ने हमारे को दूध वाले दांत देने थे, उसने डायरेक्टली हमारे को परमानेंट दांत देते। तो प्रभु का सिस्टम ये है, क्योंकि हमारा शरीर उसकी ग्रोथ हो रही है, हमारे जो जॉज है वैसी ही उसकी भी ग्रोथ होती है, हमारे डिफरेंट ग्रोथ स्पर्ट्स होते हैं जिसमें हड्डी हमारी बढ़ती है। दूध वाले दांत जब भी है, उनको आपने प्रॉपरली ब्रशिंग करनी है, उनकी केरीज अगर कहीं होती है उनको उसको फिल करवाना है। दांत, दूध वाले दांत को ऐसे निकालना नहीं है जितनी देर डेंटिस्ट को ये नहीं लगे कि वो उसको निकालने की आवश्यकता है। इसके अलावा अब सपोज अब टेढ़े मेढ़े दांत हो ही गए, वो पेशेंट अपने डेंटिस्ट के पास विजिट नहीं कर रहा है। जब वो अपने डेंटिस्ट के पास विजिट नहीं करता है, उनको पता ही नहीं लगता है कि किस स्टेज पे हमने कौन सा ट्रीटमेंट लेना है। अब इस स्टेज पे डेंटिस्ट मायोफंक्शनल अप्लायंस को दे सकता है, हड्डी की जो ग्रोथ है उसको भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ताकि जो लोग बच्चों के जो दांत है वो प्रॉपरली आ जाए और वो कंपनसेट हो जाए, उनका जो ग्रोथ को जो पैटर्न है उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर लेते हैं। हम जो मेन देखते हैं कि जो लोग हैं वो इसको लाइटली लेते हैं, दांतों में कोई प्रॉब्लम है डॉक्टर के पास में, कि आपको लगता है कि अगर कोई भी थोड़ी भी पेन है तो डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए? पेन में तो डेफिनेटली वो परेशान हो जाता है, उसको डॉक्टर के पास विजिट करना ही करना चाहिए। डेंटल पेन में ये मोस्टली पेशेंट रात को जिस समय पेन होती है, क्योंकि पल्पल पेन जो हमारी है, जो एक्यूट इरिवर्सिबल पल्पाइटिस मोस्टली अपना इंक्रीज हो जाता है रात को, पेशेंट को विजिट करना चाहिए। आपके माध्यम से ये कहना चाहूँ, हमें डेंटल जो डिजीज है उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। लाइटली इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसका असर पूरे शरीर के ऊपर है। आजकल हार्ट अटैक के केसेस आपने काफ़ी देखे होंगे। एक रिस्क फैक्टर है पेरोडोंटाइटिस, जो मसूड़े और जो हड्डी हमारी दांत की होती है, अगर मसूड़े का इन्फेक्शन हड्डी तक पहुंच जाता है उसको हम पेरोडोंटाइटिस कहते हैं। उस सोजिश के कारण, बैक्टीरिया के कारण हमारे जो एथ्रोमेटस प्लाक बन जाता है कॉर्नरी आर्टरीज के, उसमें भी उन्होंने साइंटिस्ट ने ये देखा है, जो बैक्टीरियाज है, एक पी जिंजिवालिस है, एक एक्टोमाइसियम कोमेटांस है, ये दो बैक्टीरिया उन्होंने देखे उस एथ्रोमेटस प्लाक में भी पाए गए हैं। इसलिए पेरोडोंटल जो पेशेंट्स है, दे आर 2 to 3 times more prone to cardiac disease as compared to a normal इंडिविजुअल जिनके जो पेरोडोंटाइटिस जिनमें नहीं है। इवन स्ट्रोक के पेशेंट्स, अपना ज़्यादा स्ट्रोक के चांसेस उन पेशेंट्स में है जिनको पेरोडोंटल प्रॉब्लम है। इसलिए हमारे को इवन आपने अब देखा होगा प्री टर्म
जो डिलीवरीज है, अगर कहीं अपना पेरोडोंटाइटिस होता है, उसके कारण हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज हो जाते हैं जो ट्रिगर कर सकते हैं लेबर को भी, उसके कारण भी प्री टर्म डिलीवरीज भी देखी गई अगर हमारे पेशेंट्स में पेरोडोंटल प्रॉब्लम हो। इसलिए अपना मौखिक स्वास्थ्य रखना ये हर एक का धर्म है, और उनको चाहिए कि हमेशा आफ्टर एवरी 6 months दे शुड विजिट अ डेंटिस्ट, दे शुड ब्रश देयर टीथ प्रॉपरली, दे शुड टेक ए गुड न्यूट्रिशियस डाइट, एक अच्छा खान पान। डाइट क्या लेनी चाहिए? देखिए, एक बैलेंस डाइट लेना आवश्यक है अपना, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी प्रॉपर हो, प्रोटीन्स भी प्रॉपर हो, अपना फैट लिपिड्स भी प्रॉपर हो, मिनरल्स जो हम लेते हैं वो अच्छा होना चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, एक जंक नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हर एक चीज बहुत ज्यादा मिकदार में लेना शरीर के लिए अपना हानिकारक है, इसलिए इट शुड बी अ बैलेंस डाइट एंड प्रॉपर ओरल हाइजीन मेजर्स वो लेने आवश्यक है। क्योंकि आप जम्मू कश्मीर में अब बहुत टाइम से यहाँ पे क्या आपने देखा, क्यों ये ज्यादा होता है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज क्यों होते हैं, और इसका किस तरह से ट्रीटमेंट होना चाहिए, और लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? आजकल मेरे को पहले लगता था कि गांव में डेंटल डिजीजेस नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द वेस्टर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, वो गांव तक भी वो बीमारियां पहुंची हैं। आई एम सेइंग कि कीड़ा लगना, डेंटल केरीज, पेरोडोंटल प्रॉब्लम हर एक जगह है। इनिशियली मैं वाज थिंकिंग कि अपना केरीज की चांस हो सकता है कम हो पेरोडोंटल गांव में, क्योंकि जंक उतना ज़्यादा नहीं है, मगर आजकल आप देखोगे मोमोज, बर्गर, पिज़्ज़ा, सारी चीज़ें अब गांव तक भी पहुंच गई हैं। इसलिए रूरल और अर्बन पॉपुलेशन में मेरे को उतना ज़्यादा डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं लगा। नाउ ओरल हाइजीन मेजर, जैसे हमने पहले ही बात की, ब्रशिंग प्रॉपर रखिए, खाना अच्छी तरह खाइए, सवेरे शाम ब्रशिंग अपना करिए, सवेरे आफ्टर ब्रेकफास्ट और शाम को डिनर के बाद, ताकि आपने कोई भी मुंह के अंदर खाना वाना ना फंसे, दांतों के ऊपर कोई अपना चिपकाऊ खाना ना हो, उसको प्रॉपरली हम क्लीन कर सके। ब्रश को आफ्टर एवरी 3 months चेंज करें, ये नहीं कि एक ही ब्रश उठा के आपने रख दिया, साल के बाद आपने ब्रश चेंज किया। और फ्रीक्वेंटली बहुत एक्सेसिवली ओवर जीलस टूथ ब्रश करने की आवश्यकता नहीं। कई लोग बहुत ज़्यादा ब्रश रगड़ाते हैं, कई लोग कभी भी कोयले का इस्तेमाल करते हैं ब्रशिंग अपना दांत को साफ करने के लिए, कई लोग हार्ड ब्रश को इस्तेमाल करते हैं अपना दांतों को साफ करने के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके दांत जो बहुत साफ हो, मगर वो उनके दांतों के लिए और मसूड़ों के लिए हानिकारक है। उनको प्रॉपर ब्रशिंग 2 से 3 मिनट के लिए अगर प्रॉपर ब्रशिंग सवेरे शाम रखें, अपना फ्लॉसिंग करें, मतलब जो 2 दांतों के बीच में स्पेस है, हमारे पास डेंटल फ्लॉसेस होते हैं, उनसे क्लीन कर सकते हैं। आजकल वाटर फ्लॉसर्स आए हैं, उसको पानी का जेट हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो क्रिविसिस में खाना वाना ना फंसे। अगर किसी को डेंटल रिलेटेड कोई इश्यू है तो कम से कम वो उसके एहतियात किस तरह से बरतना है, जो डाइट किस तरह से खानी है, दवा किस तरह से लेनी है, ब्रशिंग किस तरह से करनी है, उस पर जो डॉक्टर साहब ने मशवरे दिए हैं उसको वो फॉलो करें। डॉक्टर साहब, आप इस प्रोग्राम में आए, हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर राकेश रैना जी से आज हमारी ये मुलाकात थी, आगे भी इनसे हम कभी और डेंटल रिलेटेड इश्यूज पर बात करेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नए हफ्ते किसी नए डॉक्टर से करवाएंगे आपकी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।